नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अमित और नेहा रात के वक्त दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। कई साल के प्रेम संबंध के बाद उन्होंने कुछ महीनों पहले ही शादी कर ली थी। दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। वहीं से उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। ओ अमित, तुम कितने पागल हो। तुम्हें पता था ना, हमें जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट के ऑफिस जाना था। अगली सुबह ठीक 10 बजे हमें वहां जाना है और तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। अब कार से जाना पड़ रहा है। डार्लिंग, फिक्र मत करो, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। दोस्त की पार्टी में पीने को क्या मिल गई, वक्त पे आना ही भूल गए जनाब। अरे थोड़ी सी ही तो पी थी, अब जा रहे हैं ना, शांत रहो। तुम्हारी पार्टी के चक्कर में ट्रेन छूट गई ना, वरना जल्द पहुंच जाते। अब कार से ज़्यादा वक्त लगेगा। डार्लिंग, मैं हूं ना, टाइम पे हम वहां पहुंच जाएंगे। अमित गाना गुनगुनाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। अमित प्लीज गाना बंद करो, मेरा मूड खराब है। अब मान भी जाओ ना, माफ कर दो। नेहा मुंह घुमा के बाहर देखने लगी। तभी अमित ने गाड़ी रोक दी। नेहा बोली, अब क्या हुआ महाराज आपको? जी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है, आपकी इजाजत हो तो जरा हल्का हो जाऊं। नेहा बोली, हाँ जनाब, जाइए। अमित ने सामने देखा, उसको एक और रास्ता वहीं दिखाई दिया जो जंगल की तरफ से जाता था। वहाँ एक बोर्ड भी था। वो उसके आसपास गया। बोर्ड पे काफ़ी धूल थी। उसने धूल हटाई और देखा। फिर वो जल्द गाड़ी के पास आया और नेहा को बोला, मैडम जी, जल्द पहुँचने का रास्ता मिल गया। नेहा बोली, कौन सा रास्ता? अरे वो सामने देखो, रास्ता है। वैसे मुझे ज़रा बताओ नेहा, अभी शहर कितने किलोमीटर दूर है? नेहा बोली, अभी हाईवे के बोर्ड पे देखा था, करीब 200 किलोमीटर, और मैंने जो रास्ता अब देखा है उस पे सिर्फ 110 किलोमीटर लिखा है। मतलब उस रास्ते से जल्द पहुंच जाएंगे और थोड़ा आराम करके निकल सकेंगे। हाँ, पर हाईवे से ही चलते हैं ना अमित, वो रास्ता घने जंगल से जाता है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है क्या? डर की बात नहीं है अमित, पर अगर कुछ हुआ या कार खराब हुई तो क्या करेंगे? ओ नेहा, तुम भी ना बचकानी बातें करती हो। नेहा बोली, ठीक है चलो। और दोनों उस घने जंगल के रास्ते मुड़ गए। अमित कब से कार चला रहा था। नेहा ने उसे कहा, देखो ना, कहीं कोई घर या लाइट लगी हुई नहीं दिख रही। अरे डार्लिंग, घना जंगल है, शायद कोई गांव आगे होगा, और तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? पता नहीं, पर कुछ अजीब लग रहा है इस रास्ते पे। अमित हंस कर बोला, हाँ, हमें आगे अब भूत और चुड़ैल मिलेंगे। नेहा गुस्सा हुई, तुम ना वो यूट्यूब चैनल पर अनुराग की वाणी की हॉरर कहानियां सुन सुनकर भूतिया हो गए हो। मुझसे ना शादी करके किसी चुड़ैल से ही कर लेते। हाँ, खोजा तो था, पर तुमसे बड़ी कोई नहीं मिली। अमित, तुमको ना गाड़ी से फेंक दूंगी। तभी अचानक गाड़ी से जोर की आवाजें आईं और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ अमित? पता नहीं, शायद कार में कुछ गड़बड़ है, रुको मैं देखता हूँ। अमित कार के बाहर निकल कर देखने लगा। अरे सीट कार के 2 टायर फट चुके हैं। नेहा बोली, स्टेपनी तो होगा ना? अमित ने मुंह टेढ़ा कर बोला, नहीं। और होती भी तो एक ही काम आती, दूसरी कहाँ से लाते? अमित, तुम ना गड़बड़ की दुकान हो। क्यों आई मैं तुम्हारे साथ यहाँ? अब क्या करेंगे इस घने जंगल में? गुस्सा मत हो तुम, कुछ करते हैं। नेहा भी कार से बाहर आ गई। अमित बोला, यार इस रास्ते पे तो कोई और गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही, ना ही कोई इंसान। हाँ, और आओ, जिद की थी ना इस रास्ते से आने की, अब भुगतो। नेहा गुस्से में बोली, अब कैसे शहर पहुंचेंगे? तभी सामने से आई हुई तेज रोशनी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो एक बस थी। अमित बोला, अरे वाह, निकल पड़ी। वो बस धीरे धीरे अपने पास आई। बस में ज़्यादा रोशनी नहीं थी और ड्राइवर भी हल्की रोशनी में बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर बाकी शरीर दिखाई दे रहा था। अमित ने उससे पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने कहा, पास के बस स्टैंड जा रही है।
अमित ने नेहा की ओर देखा और बोला, देखो अब हम इसमें चलते हैं। वहाँ कोई मैकेनिक को ढूंढ उसको कार के बारे में बता के थोड़े ज़्यादा पैसे दे के वहीं से दूसरी बस पकड़ के शहर चले जाएंगे और वापस आते वक्त कार ले जाएंगे। नेहा ने बस देखी, वो बोली, कितनी अजीब बस है, पुरानी सी। अमित बोला, क्या तुम भी, मदद तो मिली ना, अब चलो बैठ जाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो दोनों का भविष्य और अच्छा होगा। कुछ मत सोचो, चलो मेरे साथ। नेहा बोली, ठीक है चलो। दोनों बस में बैठ गए पिछली सीट पर और बस चलने लगी। नेहा ने बस में नज़र घुमाई, देखो ना कितनी अजीब बात है, बस में सारी महिलाएं हैं और सारी घूंघट डाले कैसे सो रही हैं। अमित बोला, हमें क्या, इससे चुपचाप बैठे रहो। बस में सिर्फ हल्की रोशनी थी कि अचानक सारी लाइट जलने बुझने लगी और सारी महिलाएं जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। अमित और नेहा ये नज़ारा देख डर गए। अमित, ये क्या हो रहा है? पता नहीं नेहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सारी महिलाएं उठ खड़ी हुई और पीछे नेहा और अमित की ओर घूमी। दोनों काफ़ी डर गए। धीरे धीरे सबका घूंघट ऊपर उठने लगा। सामने का भयानक नज़ारा देख दोनों और ज़्यादा डर गए। उन्होंने देखा सारी महिलाओं का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उनकी आंखों से रक्त बह रहा था। वो जोर जोर से रोती हुई उनके पास आ रही थी। अमित बोला, ड्राइवर जल्द गाड़ी रोको। तभी ड्राइवर की भयानक आवाज़ आई, अब ये बस नहीं रुकेगी। जैसे ही वो महिलाएं पास आई, अमित ने उठ के उनको रोकना चाहा, पर एक महिला ने उसको पकड़ के बस के बाहर फेंक दिया और अमित जोर से एक पेड़ से जाके टकराया और फिर बेहोश हो गया। वो भूतिया बस नेहा को अपने साथ ले गई थी। अगली सुबह एक राहगीर ने अमित को देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ घंटों के बाद अमित को होश आया। वो चिल्लाने लगा, नेहा नेहा कहाँ हो? सामने उसने देखा एक आदमी और कुछ पुलिस वाले वहाँ खड़े थे। एक पुलिस वाले ने उससे पूछा, आपको चोट कैसे लगी और आप बेहोश क्यों हुए थे? अमित ने सारी बात उन्हें बताई, पर पुलिस वालों को उस पर शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है और बकवास बातें कर रहा है। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई कि अमित ने थोड़ी शराब भी पी रखी थी, जो उसने अपने दोस्त की पार्टी में पी थी। पुलिस वालों को लगा शायद इसने ही उसकी पत्नी को कुछ किया होगा और यहाँ झूठ बोल रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर अमित को जेल में डाल दिया पूछताछ के लिए। अमित जेल में था। काफ़ी पूछताछ के बाद भी वो एक ही रट लगाए बैठा था कि नेहा को वो भूतिया बस ले गई है, पर पुलिस वाले उसकी बात को झूठ समझ के यकीन नहीं करते थे। नेहा के परिवार वालों ने भी यही समझा था कि अमित ने ही कुछ किया होगा। बेचारा अमित सच कह के भी फंसा हुआ था। उसको खुद की नहीं, नेहा की काफ़ी फिक्र थी। वो रात दिन रोया करता। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बस क्या थी और सिर्फ उसे फेंक नेहा को क्यों ले गई। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कोर्ट ने भी उसको दोषी मान के जब तक नेहा मिल नहीं जाती और सच्चाई पता नहीं लगती, उसको बड़े जेल में भेज दिया गया। उसको दिन रात सिर्फ नेहा की फिक्र होती थी। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, वो यहाँ से कैसे निकले, उसको कैसे बचाए। बस ऐसे ही एक एक दिन कट रहा था। उसे किसी चीज़ का ध्यान ना था। वो नेहा को याद करते करते ही खोया रहता था। कुछ दिन हुए थे उसको बड़े जेल आके, पर एक बुढ़ा कैदी उसको रोज घूरता रहता, सिर्फ उसको ही देखता रहता। अमित भी उसको रोज देखता। एक बार उसने उसके साथी कैदी, जो नया कैदी बन वहाँ आया था, उसका नाम रतन था, जो उसका अच्छा दोस्त था जेल में, सिर्फ वही था जो अमित को गलत नहीं समझता था, क्योंकि रतन के दादाजी बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, तो उसको भी ऐसे भूतिया बातों पर विश्वास था। वैसे वो बड़ी चोरी के मामले में अंदर आया था। उसने रतन से पूछा, यार वो बुढ़ा आदमी रोज मुझे घूरता रहता है, तुम्हें पता है क्या वो कौन है? रतन बोला, मुझे पता तो नहीं ज़्यादा, पर सभी उसे पागल बुढ़ा करके बुलाते हैं। ऐसे ही देखता होगा, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं तो यहाँ से निकलने की योजना सोच रहा हूँ, अगर निकल पाए तो साथ में आओगे ना? अमित ने कहा, हाँ जल्द सोचो, मुझे नेहा का पता लगाना है। फिक्र मत करो दोस्त, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, एक बार यहाँ से निकल जाएं तो। एक दिन अमित ऐसे ही जेल से बाहर जो कैदियों
को थोड़ा घूमने के लिए वक्त दिया जाता है। जेल के थोड़े बड़े खुले हुए हिस्से में वहाँ अकेला बैठा नेहा के बारे में सोच रहा था। बाकी कैदी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी उसको पीछे से आवाज आई, तुमने भी वो बस देखी है ना? अमित ने पीछे मुड़ के देखा। वही बुढ़ा आदमी वहाँ खड़ा था। अमित बोला, आपको कैसे पता? तभी सारे कैदी हंसने लगे। अरे देखो भाइयों, दोनों पागल एक साथ, हा हा हा। तभी रतन ने वहाँ आके एक दहाड़ सी मारी। वैसे वो बड़ा ही बलवान दिखता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे बहस करने की। रतन बोला, अगर किसी ने यहाँ मेरे दोस्त को कुछ कहा तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। फिर तीनों, रतन, अमित और वो बुढ़ा आदमी, एक जगह बैठ गए। अमित बोला, आप कैसे जानते हैं कि मैंने कोई बस देखी? उसने कहा, मैंने भी देखी है, बल्कि मैंने तो अपनी प्यारी बच्ची और पत्नी को खोया है उस बस में। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, क्योंकि सारे कैदी मुझे बड़ा परेशान करते हैं। पर तुम्हारी हालत देख मुझसे आज रहा ना गया। मुझे भी अपनी बेटी और पत्नी को मारने के इल्जाम में ही जेल में डाला गया है। जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक मैं यहीं रहूंगा। 5 साल हो गए मुझे यहाँ। पता नहीं मैं उस दिन वहां से गया ही क्यों। अमित ने पूछा, आपके साथ क्या हुआ था बाबा? मेरा नाम मोहन है। मैं पहले स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था। रिटायर होने के बाद मैंने अपना एक एनजीओ खोला जो शहर के पास वाले गांव में जाके गरीब बच्चों को स्कूल की सामग्री की मदद किया करता था। इसमें मेरे साथ मेरी बेटी रोहिणी और पत्नी शांता भी मदद किया करते थे। एक बार हमें कोरपुर गांव में जाना था। गांव काफ़ी पिछड़ा था और वहाँ कई गरीब बच्चे थे। वो गांव उसी रास्ते पे करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित था। जब हम गांव पहुंचे तो गांव की स्कूल की हालत बड़ी ख़राब थी। मेरी बेटी ने कहा, पापा क्यों ना कुछ दिन यहाँ रहकर इनकी और मदद की जाए और स्कूल को अच्छा बनाया जाए। मुझे उसका विचार पसंद आया तो हमने वहीं सरपंच जी की मदद से एक घर किराए पे ले लिया। पर सरपंच जी ने हमें कहा था कि साहब कुछ भी हो जाए रात में यहाँ से कहीं ना जाए। यहाँ एक भूतिया बस घूमती है जो लोगों को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाती है, तो रात में यहाँ से मत निकलना। मैं अपने मन में ही हंस दिया। मुझे लगा ये लोग थोड़े पुराने ज़माने के विचार रखते हैं। मैंने ठीक है कहकर बात पूरी कर ली। रात का समय था। अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे छोटे भाई का फ़ोन था। उसने कहा कि उसकी पत्नी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द यहाँ आ जाएं। हम तीनों रात में ही अपनी कार लिए शहर की ओर चल दिए। आगे रास्ते पे जाकर मेरी कार खराब हो गई। तभी हमें वो बस पीछे से आती हुई दिखी। हमने उसे रोका। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में नहीं दिख पा रहा था। मैंने पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने कहा, पास के शहर जा रही है। हमारे लिए ये खुशी की बात थी कि हमें कम से कम बस तो मिली। इतनी रात को हम बस में चढ़ गए। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी घूंघट डाले हुए, सारी सो रही थी। हम भी जाके बैठ गए। बस थोड़ी आगे ही गई थी कि अचानक से जैसे बस के अंदर तूफान आ गया हो, वैसे ही सारी लाइट जलने बुझने लगी। सारी महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। हम तीनों बुरी तरह डर गए। सारी महिलाओं के घूंघट उठते ही उनके भयानक चेहरे जो आज तक मैं भूल नहीं सकता, वो आगे मेरी बेटी और पत्नी को खींचने लगी। मैंने उनको रोकना चाहा पर उन्होंने मुझे उठाकर बस के बाहर फेंक दिया। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई पर उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी और मुझ पे ही पहला शक करके मुझे अंदर डाल दिया। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में मैं गया था उन गांव वालों को भी यह बात पता है, पर कोर्ट ने यह कहा कि यह सब बकवास बातें होती हैं। जब तक उनका पता नहीं लगता तुम जेल में ही रहोगे। अब तक मैं जेल में ही हूँ। मुझे जमानत भी नहीं मिली कि बाहर निकल के उनको ढूंढ सकूं। अमित ने पूछा, वो बस सिर्फ महिलाओं को क्यों ले जाती हैं? बेटा, एक बार जेल में मुझसे एक आदमी मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि उसका नाम डॉक्टर विश्वजीत है। उसको उस भूतिया बस के बारे में सब कुछ पता है। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो भूतिया बस महिलाओं को ही अपने साथ ले जाती है। कोई पुरुष अंदर गया तो उसको बाहर फेंक देती है। रतन ने पूछा, उसको यह सब कैसे पता? पता नहीं। उसने कहा कि अगर आपको जमानत मिलेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसने मुझे ये कार्ड दिया था
जिसमें उसका पता लिखा हुआ था, पर कमबख्त अब तक मुझे जमानत नहीं मिली। मैंने एक बार भागने की कोशिश की थी पर नाकाम रहा था। अगर तुम किसी तरह निकल पाओ तो सबसे पहले इसको जाके मिलना। बाबा ने कार्ड अमित के हाथ में थमाते हुए वहां से अपनी कोठरी की ओर चले गए। रतन ने अमित की ओर देखकर बोला, आपकी नेहा जी को खोजने चले क्या? अमित बोला, कैसे? यहाँ से निकलने की तरकीब है। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ी चोट लगेगी, चलेगा ना तुमको? नेहा को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक। रतन ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पे मारा। अमित का नाक बुरी तरह से टूट गया और उसका खून बहने लगा। फिर रतन ने बुरी तरह खुद का सर दीवारों पे दे मारा। उसका भी सर फट गया और खून बहने लगा। फिर उसने अमित को पकड़ के बोला, लड़ते रहो मुझसे, फिर पुलिस हमें अस्पताल ले जाएगी, वहीं से हम भागेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। उन दोनों की लहूलुहान लड़ाई देख पुलिस आ गई और दोनों को सरकारी अस्पताल ले गई। योजना के मुताबिक रतन ने जेल के बाहर वाले अपने कुछ साथी को भी अपनी योजना बताई थी और चुपके से पुलिस की आंखों में धूल झोंक के वो अस्पताल के पीछे से रस्सी के जरिए रतन के साथियों ने अमित और रतन को बाहर निकाल लिया। योजना सफल हुई थी। फिर रतन और अमित सीधा डॉक्टर विश्वजीत के घर गए। उनका घर शहर से दूर था, जहाँ ज़्यादा लोग रहते ना हो, वहाँ उनका घर था। दोनों ने घर देखा और दरवाज़ा खटखटाने गए, पर दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो दोनों अंदर गए। उन्होंने देखा घर के आखिरी कोने में कोई अंधेरे में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। डॉक्टर विश्वजीत? अमित ने आवाज लगाई। घर के कोने में अंधेरे में सिगरेट फूंक रहा आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। फिर आगे धीरे धीरे अमित और रतन के पास आया। चेहरे पे चश्मा लगाए, पतली मूछे, रंग सांवला। उसने रतन और अमित पे एक बाज नजर डाली और बोला, हाँ, मैं हूँ डॉक्टर विश्वजीत। आपको मेरा नाम और घर कैसे पता लगा? आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, भूत प्रेत भगाने के काम अब मैं नहीं करता। मुझे किसी इंसान से बातें नहीं करनी, कृपया यहाँ से चले जाएं। अमित बोला, डॉक्टर, हमें बड़ा महत्वपूर्ण काम है आपसे। हम जेल से फरार होके आपके पास आए हैं। क्या? जेल से फरार होके? मतलब क्या है तुम्हारा? अमित बोला, भूतिया बस। हमें मोहन जी ने आपका पता दिया है। मेरी नेहा उस बस में है, इसलिए जेल से भाग के आपके पास आए हैं। अमित ने सारा किस्सा उसको बताया। रतन बोला, जी हाँ, हम सच बोल रहे हैं। डॉक्टर विश्वजीत ने उनकी ओर देखा, फिर बोले, आओ बैठ जाओ और फिक्र मत करो। इस जगह ज़्यादा कोई नहीं आता, पुलिस को पता नहीं चलेगा। मेरे साथ आओ। डॉक्टर विश्वजीत ने उन्हें एक कमरे में ले गए। कमरे में कई तरह के फोटोज लगे हुए थे। अमित ने पूछा, जी ये फोटोज? डॉक्टर विश्वजीत बोले, ये वो सारी जगहों के फोटोज हैं जहां मैंने लोगों को भूत, चुड़ैल और प्रेतों से छुटकारा दिलाया है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ मैं भूत प्रेत भगाने के कार्य भी किया करता हूँ। मैंने अपने पिताजी से यह कार्य करना सीखा था। हम साथ में ही वो कार्य किया करते थे। पर उस भूतिया बस ने मेरे पिताजी को भी उसी में कैद कर लिया। अमित बोला, पर वो तो सिर्फ महिलाओं को ही ले जाती है। हाँ, तुमने सही कहा, पर उस बस में पिताजी एक महिला का रूप धारण कर घुसे थे और अब तक वहाँ फंसे हुए हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर अब तक नहीं बचा पाया। रतन ने पूछा, हुआ क्या था? दरअसल मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया कि वो किसी भूतिया बस के अंदर जाने वाले हैं। अमित बोला, तो आपको कैसे पता चला? मुझे एक बार सपने में पिताजी ने संपर्क किया। वहाँ उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई थी। फिर उसके बाद मैंने मेरी शक्तियों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उनके आखिरी शब्द थे, बेटा, मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ जहाँ से कभी नहीं निकल सकता, और तुम भी मुझे खोजने की कोशिश मत करना, वरना वहीं बस में कैद हो जाओगे। हाँ, पर एक और बात, फिर मेरे पिताजी से संपर्क टूट गया। मैंने फिर भी कोशिश की, पर नाकाम रहा। मैंने मोहन से संपर्क किया, पर वो जेल से छूटा ही नहीं। अब तुम आए हो, अब तुम आ गए हो। मैं तुम्हारा संपर्क अपनी शक्तियों से
नेहा से करवाऊंगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर लूंगा ताकि मैं पिताजी को आज़ाद कर सकूं। अमित ने पूछा, आपको मेरी ही जरूरत क्यों थी? आप खुद भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकता। नेहा का मानसिक और शारीरिक संबंध तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी जरूरत होगी। पर इसके पहले तुम्हें उस भूतिया बस की कहानी जानना जरूरी है। सुनो। करीब 25 साल पहले की बात है। अभी तो वहाँ सिर्फ कोरपुर गांव है। पहले वहाँ एक गांव और था, लूथल गांव। उस गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो किराने की दुकान चलाता था। उसकी अब तक 2 शादियां हुई थी, पर उसकी दोनों पत्नियां छोड़कर चली गई। उसकी हरकतें ही ऐसी थी, हवस का भूखा और गांव की सारी औरतों को ताड़ने वाला। जब से उसकी दूसरी पत्नी छोड़ के गई थी, तब से वो ज़्यादा ठरकी हो गया था। वो इसी फिराक में था कि कब उसकी हवस की प्यास बुझे। महिलाएं भी उसकी हरकतें जानती थी, पर करती क्या, सिर्फ उसकी एक दुकान वहाँ थी, तो मजबूरन उन्हें वहाँ से चीज़ें लाने जाना पड़ता था। कभी वो अपनी हवस भरी नज़रों से घूरता, कभी बचकानी बातें करता। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव में जमींदार के घर नई बहू आई थी। वैसे गांव में बहुओं को बाहर भी नहीं जाने नहीं देते, पर उसकी सास उसके भाई के घर दूसरे गांव गई थी। घर में कुछ चीज़ों की कमी थी, तो उसने अपने ससुर से पूछा कि मैं सामान लेने बाहर जाऊं, तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जाओ। वो जैसे ही हरिया के किराने पहुंची, हरिया उसको देखता ही रह गया। इतनी सुंदर महिला उसने आज तक नहीं देखी थी। वो उसकी हवस भरी आंखों से देख देख उसको सामान दे रहा था। फिर अचानक से उसने उसके हाथ को छू लिया। वो चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं? हरिया बोला, आप जैसी सुंदर महिला मिले तो मजा ही आ जाए। हरिया उसकी हवस की आग में ये सब बोल गया। वो महिला वहां से चिल्लाती हुई घर गई और जमींदार को सब बता दिया। जमींदार और उसके लड़कों ने हरिया को बुरी तरह मारा और गांव से बाहर फेंक दिया और कहा, यहाँ दिखाई दिया तो मार देंगे। हरिया वहां से चला गया। करीब 1 साल गुजर गया। एक दिन गांव की महिलाओं को मिल के माता महाकाली के दर्शन के लिए जाना था, इसलिए गांव वालों ने एक बस का इंतजाम किया था। बस आ गई थी, सारी महिलाएं उसमें बैठ गई। बस रवाना हुई। आधी रात का समय था, सारी महिलाएं सो रही थी। बस के ड्राइवर ने बस रुकाई। एक आदमी धीरे से बस के ड्राइवर के दरवाजे से अंदर आया। उसने ड्राइवर को ढेर सारा पैसा दिया और ड्राइवर नीचे उतर गया और खुद बस चलाने लगा। थोड़ी देर बाद एक महिला जिसका नाम देवांती था, उठ के ड्राइवर के पास गई, यह पूछने की अभी और कितना वक्त लगेगा। वो जैसे ही ड्राइवर के पास गई, वैसे ही बड़ी बुरी तरह चौंक गई। उसके मुंह से निकला, हरिया। वो चिल्ला बैठी। सारी महिलाएं ये चीख सुनकर जाग गई। हरिया चिल्लाया, चुड़ैल, तूने सबको जगा दिया। मैंने कितनी मेहनत से ये योजना बनाई थी। हरिया जोर जोर से बस चलाने लगा और बोला, मुझे अपमानित किया था ना, अब तुम सब महिलाओं को विदेश बेच मैं अपना बदला लूंगा। उसने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सारी महिलाएं चिल्लाने लगी, ऐसा मत करो, बस रोको। पर वो शैतान कहाँ मानने वाला था। तभी देवांती बोली, ऐ शैतानी हफ्सी, आदमी तेरा कभी भला नहीं होगा, बस रोक दे। उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला, अपनी हवस की आग तुझ पे बुझा के ही तुझे बेचूंगा। हा हा हा। तभी सामने आता मोड़ उसे दिखाई नहीं दिया। बस की ज़्यादा रफ्तार के कारण वो उसे मोड़ ना सका और पूरी बस खाई में गिर पड़ी और गिरते ही उसमें आग लग गई। पूरी बस जल के राख हो गई। सारे मर गए, पर अब तक उनकी सबकी आत्मा उसमें भटक रही है और हरिया का उस बस पे कब्जा है, इसलिए वो अब तक अपना शिकार कर रहा है। यही बोलते हुए डॉक्टर विश्वजीत ने बात पूरी की। मेरे पिताजी मुझे और कुछ बताने वाले थे, पर मेरा संपर्क टूट गया। रतन बोला, फिर तो उसे खत्म करना जरूरी है। अमित ने कहा, इसीलिए उस दुष्ट की आत्मा ऐसी शैतान बन गई होगी। वो महिलाओं को भी उसी की वजह से अब तक मुक्ति नहीं मिली होगी। अब तो किसी भी तरह नेहा को छुड़ा के रहूंगा और उन सब महिलाओं को भी मुक्ति दिलाऊंगा। बोलिए डॉक्टर विश्वजीत, हमें करना क्या होगा? डॉक्टर विश्वजीत बोले, हाँ सही कहा, पर उसे मारने के लिए बस के अंदर का
पूरा हाल हमें जानना होगा, इसलिए हम अब नेहा से संपर्क करेंगे। अमित, क्या तुम तैयार हो? अमित ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। क्या नेहा से संपर्क होगा? क्या उन्हें उस बस को ख़त्म करने का कोई रास्ता मिलेगा? दोस्तों, इसका अगला पार्ट परसों आएगा शाम को 8 बजे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका आखिरी और दूसरा पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं उसका नेक्स्ट पार्ट डालूँगा तो आप सभी के पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं परसों को इस कहानी के आखिरी पार्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।